हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है? द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम जिसके अंदर सारी की सारी वेवलेंथ की लाइट प्रेजेंट हो, या फिर जिसके अंदर वाइट लाइट प्रेजेंट हो, या फिर कई तरीके की लाइटें उसके अंदर प्रेजेंट हो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा हो गया? द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो मतलब क्या हो गया? इसके अंदर सिर्फ एक वेवलेंथ लाइट होगी। अब जब वो वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें 7 रंगों की, यानी कि 7 वेवलेंथ की लाइटों में वो बिखर जाता है, बदल अलग अलग उसके बैंड बना लेता है। तो अगर वो सातों के सातों उसमें प्रेजेंट हो तो सारे के सारे आ रखे हैं, तो वो हो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो गया? सिर्फ एक कलर की, एक स्पेसिफिक कलर या वेवलेंथ की जब लाइट होती है तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो एक ही की है तो इसकी जो लाइन बनेगी या उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बिल्कुल ब्राइट लाइन का होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक है, एक ही तरीके के हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? उसकी ब्राइट लाइन होगी। और उसके अंदर जो बाकी की जगह जो आनी थी उसके अंदर क्या होगा? डार्क स्पेस होगा, उनके बीच में डार्क स्पेस होगा, और जो कलर की जो लाइट का आना था उसका ब्राइट लाइंस बनेंगे। तो स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ रेडियन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। मतलब कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर जो रेंज का जो बनेगा स्पेक्ट्रम, उसके अंदर वेवलेंथ इंक्रीज होगी और डिक्रीज या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का बनेगा स्पेक्ट्रम। इट एक्सटेंड फ्रॉम, जैसे रेडियो वेव से गामा रेज तक जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बनता है, वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जो हमने पहले पढ़ा था उसके अंदर क्या था? रेडियो वेव्स तक से गामा रेज तक का बना था। उसके अंदर एक तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी उसकी घट रही है, तो दूसरी तरफ से देखें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ उसकी घट रही है। तो स्पेक्ट्रम को नॉर्मली पढ़ा जाता है 2 टाइप का। उसमें 2 टाइप कौन कौन सी हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या हो गया? एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है भाई, कि अगर जो लाइट जो आ रही है, जो प्रिज्म में से गुजर रही है, वो उसके सोर्स से, मतलब सीधा लाइट के सोर्स से ली जाए तो वो क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर उसके साथ उसके बीच में कुछ किसी चीज से वो लाइट आने वाली लाइट है, वो किसी चीज से गुजर कर आती है तो वो हो गया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्यों? इसके अंदर जो मीडियम है, जो इसके अंदर से लाइट गुजरने वाली है, वो क्या करता है? कुछ वेवलेंथ्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर सीधी लाइट यहाँ से सोर्स से इमिट हो रही है, सोर्स से इमिट हो रही है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज इन स्पेक्ट्रोस्कोप। यानी कि सीधा के सीधा सोर्स से लाइट उसके अंदर प्रिज्म्स के अंदर से गुजारी जाती है और उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्टडी करते हैं, तो कहलाती है एमिशन स्पेक्ट्रा। तो इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइंस स्पेक्ट्रम बाय द डार्क, सेपरेटेड बाय द डार्क। तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्राइट कलर की लाइंस होती हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर ब्राइट कलर की लाइंस होती हैं जो डार्क कलर से सेपरेट होती हैं, जैसे लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, तो इमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इफ सोर्स ऑफ लाइट इज व्हाइट लाइट। तो मतलब अगर व्हाइट लाइट है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे आ रहे हैं, तो वो गया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच हो गया। अगर
वो सिर्फ एक ही के कलर की वेवलेंथ की लाइट हैं, तो फिर वो क्या स्पेक्ट्रम दिखाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। तो इसको अगर सोर्स ऑफ कलर रेडिएशन है तो इमिशन स्पेक्ट्रा कैसा स्पेक्ट्रम दिखाएगा? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तब नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है कि जब जो आने वाली लाइट है वो किसी मीडियम में से गुजारी जाती है, वो मीडियम क्या करता है, उसके लाइट के अंदर से किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब कर लेता है तो उस जगह पर जहाँ पर वो लाइट आनी थी, जहाँ पर वो अब्जॉर्ब हुई लाइट आनी थी, वहाँ पर डार्क लाइन्स दिखाई देने लगती हैं, डार्क लाइन्स बन जाती हैं उसके अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से अब्जॉर्ब कर लेना उस वेवलेंथ को, उसको अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू सब्सटेंस एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो पहले तो उसके अंदर सब्सटेंस के अंदर से पास करते हैं और बाद में प्रिज्म से गुजरने के बाद उसके फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको स्टडी किया जाता है। तो उसके अंदर अब्जॉर्ब हुई है तो उस जगह पर जहाँ पर अब्जॉर्ब वो वेवलेंथ की लाइट जो अब्जॉर्ब हो चुकी है वहाँ पर डार्क लाइन्स बनेंगी। तो इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन इन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर डार्क लाइन से बना होता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एक तरीके को एक बार में एक ही तरीके की स्टडी करते हैं, तो इसलिए ये क्या कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। इनमें फर्क समझ में आ गया? इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर सीधा सोर्स से लिया जाता है और उसके अंदर केवल उसी कलर की जो लाइन है वो बनी होती है। इसके अंदर पूरे कलर के हैं। ये जो पूरी पट्टी है तो पूरी रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, इंडिगो कलर की, वायलेट कलर की पूरी पट्टी है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बीच बीच में उनके डार्क लाइंस बन जाती हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर। इसके अंदर बाकी सारी डार्क लाइंस हैं, ये बीच में सारा डार्क लाइन है, इसके अंदर भी ये बीच वाली जगह सारी डार्क है। केवल जहां पर ये लाइट गिर रही है उसी पॉइंट के ऊपर एक लाइन सी खिंच जाती है। वो रेड कलर की है या ऑरेंज कलर की है, येलो कलर की है, ग्रीन की है, ब्लू की है, इंडिगो की है, वोयलेट की है, इनकी हो सकते हैं। और बाकी का जो ये बीच का हिस्सा होता है ये सारा डार्क होता है। इसके अंदर बाकी सारा ब्राइट होता है, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में एक एक लाइन, कुछ लाइन सी खिंची जाती हैं, वो कैसी होती है? डार्क होती है। ठीक है। तो एक दूसरे को पूरा करते हैं एक तरीके से। तो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हमें इसके एटॉमिक के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए मदद करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टडी किसकी हुई? हाइड्रोजन एटम की। तो सबसे ज़्यादा उसकी स्टडी हुई तो उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी किसका ज़्यादा पड़ा? हाइड्रोजन का। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी। तो उसके अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले पढ़ाई की कि उसने एक्सपेरिमेंट किया, उस साइंटिस्ट का नाम था बाल्मर। बाल्मर ने अपना एक फॉर्मूला दिया, उसमें न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। न्यू बार क्या है? यहाँ पर वेव नंबर है ये न्यू बार। तो वेव नंबर को निकालने के लिए बाल्मर ने अपना एक सीरीज या अपना फार्मूला दिया, उसमें न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, ये होगी उसकी लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ की 1,09,677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो इसमें n क्या है? एक इंटीजर है। इन n की वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पर जो वैल्यू है उसको छोड़ करके उसके आगे वाले जो इंटीजर हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसका यूज क्या हुआ? ये एटॉमिक
इमिशन स्पेक्ट्रा है ये यूनिक फॉर एन एटम, ये हर एक एटम का अपना यूनिक होता है, मतलब हर एक एटम का अपना अलग अलग होता है। तो ये बात हमें क्या पता लगाने में, दिस फैक्ट इज यूज टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट एटम्स। अब बहुत सारे एटम्स हैं जो हमें इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा एटम है, इसका यूज किया जाता है। हमें स्पेक्ट्रम से हम पता लगाते हैं कि क्योंकि हर एक एटम का एक यूनिक है, तो उस जैसा अगर कोई सेम एटम होगा तो उसका भी वैसा ही होगा, तो उससे हमें अलग अलग एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर बाल्मर ने शुरुआत की तो बहुत सारे साइंटिस्ट भी उसके अंदर स्टडी करने लग गए। उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सीरीज दी। तो उसमें लेमन था, बाल्मर था, पास्टन था, बेकेट था और पीफन था। उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सीरीज या अलग अलग लाइंस दी। उन्होंने क्या दिया, वेवलेंथ तो सेम हो गई 1,09,673 सेंटीमीटर इनवर्स। इसने क्या किया, यहाँ पर जहाँ पर 2 था वहाँ पर उसने 1 का स्केयर ले लिया और बाकी n की वैल्यू वही 1 से आगे वाले 2, 3, 4। बाल्मर ने भी वैसा ही 1,09,673 जो सेंटीमीटर इनवर्स, ये तो वेवलेंथ की वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन उसने जो बची हुई इसके अंदर इन्होंने अलग अलग क्यों दिया, क्योंकि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है, इमिशन स्पेक्ट्रा, उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइंस बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइंस बनती हैं। तो कुछ लाइंस को तो इसने बाल्मर ने कवर कर लिया, लेकिन बची हुई लाइनों को वो बाल्मर कवर नहीं कर पाया। तो लेमन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपना फार्मूला दिया, उसने इसके यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया, तो उसने काफ़ी हद तक लाइनों को कवर कर लिया। कुछ बाल्मर ने कर लिया 2 स्क्वायर ने, फिर भी बहुत सारी लाइन बची। तो एक पास्चन नाम का साइंटिस्ट था, उसने 3 स्क्वायर लगा दिया अपनी जगह पर, उसने भी बहुत सारी लाइन्स को कवर कर लिया। फिर बेकेट आया, उसने यहाँ पर 4 स्क्वायर दे दिया, उसने भी बहुत सारी लाइन्स को कवर कर लिया। फिर लास्ट में पीफेंड आया, जो भी बची कुछ लाइन थी वो उसने कवर कर ली स्क्वायर से। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर आने वाली बहुत सारी लाइन्स को कवर कर लिया। लेकिन इस तरीके से बहुत सारी ये सीरीज या लाइन्स बन गई, तो इनको पढ़ने के बाद रेबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने अपना फार्मूला दिया। उसने देखा कि ये सारी की सारी लाइन्स हैं में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, वेवलेंथ की बिल्कुल बराबर है, ये 1/n² सब में बराबर है। चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो इसने क्या किया, सारी सीरीज को पढ़ लिया और अपना एक फार्मूला दे दिया। उसने न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r। ये r क्या हुआ, उसने रेबर्ग कांस्टेंट दिया। रेबर्ग कांस्टेंट कुछ नहीं है, ये बाल्मर ने जो शुरुआत में फार्मूला दिया था उसमें जो लैम्डा की वैल्यू थी वो वैसी की वैसी उसने अपने पुट कर दी, उसको अपना नाम दे दिया कि ये भाई ये रेबर्ग कांस्टेंट है। और उसने फिर क्या किया, n1² माइनस n2², दोनों n1 भी इंटीजर है, n2 भी इंटीजर है। जैसे जैसे n1 बढ़ता जाएगा वैसे n2 भी चेंज होता रहेगा। तो although there are large number of lines present in hydrogen spectra, Rayburg in 1890 gives a very simple equation for all lines। इसने ये फार्मूला दिया, सारी की सारी लाइंस को कवर कर गया, इसके अंदर बाकी सारी लाइंस कवर हो गई। तो इस तरीके से रेबर्ग ने ये फॉर्मूले दे दिया। इस फॉर्मूला को हमने आगे उसने बोहर नाम के एक साइंटिस्ट ने पढ़ा और एक एटम का मॉडल तैयार किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल रहा, जो आज के मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो उसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।